आपके सिलेबस में दिए गए हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व ही इस उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। तो पहली बात तो हम इस क्लास के अंदर इस पूरे चरण को देखेंगे साथ ही साथ 3 फेज, 3 नेता जो आपके हैं, लाल, बाल और पाल, चूंकि भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो दिए हुए आपके सिलेबस में वो तीनों यहां पर हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम इन तीनों को तो करेंगे, साथ ही साथ हम उग्रवादी राष्ट्रवाद का जो पूरा चरण है इस फेज को भी यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि इस चरण में बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से इसे इंपॉर्टेंट बनाती है। जैसे एक तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा यहां पर कि उग्रवादी राष्ट्रवादी जो थे इनके उद्भव के कारण क्या थे, मतलब ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से इनका ओरिजिन होता है। तो पहला पॉइंट होगा इनके उद्भव के कारण, पहला पॉइंट तो पढ़ेंगे इसके ओरिजिन के रीजन क्या थे। दूसरा, कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व यहां पर आएंगे, ये हम इस पॉइंट के माध्यम से पढ़ लेंगे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व यहां पर कौन कौन से होंगे। दूसरा कारण होगा कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों को उग्रवादी राष्ट्रवादी क्यों कहते हैं, उग्रवादी राष्ट्रवादी क्यों कहा जाता है, इस पॉइंट को भी यहां पर हम पढ़ेंगे। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, मतलब एक तो इनका सैद्धांतिक वैचारिक आधार क्या था जिसके आधार पे कहते हैं, साथ ही साथ इनका साधन क्या था और इनकी डिमांड्स क्या थी, जिन डिमांड्स के कारण इन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादियों के नाम से जानते हैं, ये पढ़ेंगे हम। लेकिन वह एक घटना जिस घटना ने इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे एकदम सितारा बना दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छा गए, वो पॉइंट जो है आपको यहां पर कवर करना होगा और वो पॉइंट है बंगाल विभाजन की घटना। और बंगाल विभाजन के बाद यहां पर बंगाल की स्थानीय जनता जो शुरू करेगी उसको हम कहेंगे बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो उस आंदोलन को पढ़ेंगे। और जब इसी आंदोलन के साथ आपको पता है जब उग्रवादी राष्ट्रवादी जुड़ जाएंगे तो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा आंदोलन करने का मौका मिलता है, जिसे इतिहास में हम स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, स्वदेशी ऑब्लिक बहिष्कार आंदोलन। तो यहां पर यह पढ़ने का मौका भी हमें मिल जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है और मैं कह सकता हूं क्योंकि 1905 से 1919 और 1919 से 2019-20 मतलब इस घटनाक्रम को हुए लगभग 100 साल हो गए हैं। और जहां पर इतिहास में 50 वर्ष, 100 वर्ष, 75 वर्ष होते हैं, वहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फेज। इसको हम बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में आप देखिए, सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के अंदर उदारवादियों से लोग ऐसा लगने लगा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खींच नहीं पाएंगे। तो उसी दौरान भारत में उग्रवाद राष्ट्रवाद का उद्भव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण क्या थे, द कॉजेस बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट। उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण क्या थे, ये हम यहां पर सबसे पहले इसको देखने का प्रयास यहां पर करते हैं। और इस क्रम में जो पहला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि इनका उद्भव कैसे हुआ, 4 व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भूमिका होगी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये 4 पार्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इनका उद्भव कैसे हुआ ध्यान रखना दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, तो ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्लेटफॉर्म था और उस राष्ट्रीय आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर जो पहले से अभिनय कर रहे हैं, कौन, उदारवादी, वो उदारवादी कहीं ना कहीं असफल होंगे। उदारवादियों की असफलता, इनका उद्भव इसलिए हुआ कि उदारवादी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में
असफल होते हैं। और ध्यान रखना यहां पर एक बिंदु और आपका आएगा कि जब उदारवादी असफल होते हैं तो इन्होंने, मतलब उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीति को, उदारवादियों की अनुन्य विनय की नीति को इन्होंने कहा कि यह तो भिक्षा मांगने के समान है, अर्थात भिक्षावर्ती की संज्ञा दी कि ये तो भीख मांगने के समान, आप क्या बार बार एप्लीकेशन लिखते हो, ये उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों से कहा। तो पहला पॉइंट जो आपको कवर करना है वो है कि भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादियों का उद्भव इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं उदारवादियों की राजनीति असफल हो चुकी थी। दूसरा कारण दोस्तों, बड़ा कारण होगा जिसको मौका मिलेगा, और वो था 1896 से लेकर 1900 के मध्य, इन 4 सालों के भीतर भारत में भयंकर अकाल पड़े। भारत में भयंकर अकाल पड़ते हैं और कहते हैं कि इन भयंकर जो अकाल पड़े, उन भयंकर अकालों में लाखों लोग मर गए, लेकिन अंग्रेजी शासन के पास कोई संवेदनशीलता नहीं थी कि वो उनके लिए कुछ कर सकते। लाखों लोग जो मारे गए, ये लाखों लोग जो मरे तो एक राष्ट्रवाद पैदा होता है और उस राष्ट्रवाद की धारा को लेकर चलता है उग्रवादी राष्ट्रवादी, इसलिए इनको काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास के अंदर भी भारतीयों में बढ़ोतरी हो रही थी। मतलब भारतीयों का सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा था। आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, एक बड़ा कारण था उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण। और फिर उसके बाद आप चौथा पॉइंट ध्यान रखना कि उस समय शिक्षा में बढ़ोतरी होती है परंतु बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो शिक्षा और बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना, ध्यान रखना, जब व्यक्ति को शिक्षा मिलती है तो चेतना बढ़ती है, लेकिन उस शिक्षा के साथ अगर रोजगार नहीं मिले तो असंतोष बढ़ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव का एक कारण यह भी था कि शिक्षा और बेरोजगारी के अंदर व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, इस समय कुछ भूमिका लॉर्ड कर्जन अदा कर देता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया, लॉर्ड कर्जन जैसा प्रतिक्रियावादी शासक, वो कुछ ऐसे काम करेगा कि उसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रवादियों को काम करने का मौका मिल जाएगा। प्रतिक्रियावादी शासक था और इसने एक बड़ी गलती की और वो था बंगाल का विभाजन। ये जो बंगाल का विभाजन करेगा, इस बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वयं राष्ट्रवाद को जगाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, साथ ही साथ छठा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी था, कुछ इंटरनेशनल इंपैक्ट भी था। और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था कि 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। मतलब एक अफ्रीकी गरीब देश ने यूरोपियन देश को हरा दिया, तो यह मिथक टूट गया कि यूरोपियन देशों को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने, इथोपिया ने जब इटली को पराजित कर दिया, और एशिया महाद्वीप का एक देश था जापान, उस जापान ने 1905 में रूस को पराजित कर दिया। जापान ने रूस को पराजित कर दिया, और जब ऐसा किया तो यहीं से आप लोग ध्यान रखना, जापान ने रूस को जो डिफीट किया, उससे ही फिर ताकतवर बात फैली कि एशियाई देश या अफ्रीकी देश यूरोपियन देशों को पराजित कर सकते हैं। यह बिंदु भी आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी एक बड़ी विशेषता थी कि इसी समय एक प्रशिक्षित नेतृत्व का डेवलपमेंट होता है। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का डेवलपमेंट भी इनके उद्भव का कारण था, जिससे कारण लाल बाल पाल और अरविंदो घोष जैसे जो नेता मिलते हैं, उन नेताओं ने भी ये भूमिका अदा की थी। और कुछ ध्यान रखना, इनके उद्भव में आप अन्य कारण भी जोड़ देना। अन्य कारण में क्या आएगा दोस्तों? अन्य कारण में जैसे आप लोग ध्यान रखना कि 1892 का जो एक्ट आया था, उस 1892 के एक्ट से संतुष्ट ना होना,
मतलब इनका कहना था कि हम 1892 के इस एक्ट से संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही साथ अगर कोई भारतीय छोटी सी गलती करता तो उस पर 124 ए और 156 ए जैसे धाराओं में केस लगाकर उन्हें ऐसा फंसाया जाता कि वो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर निकालते रहता। 124 ए और 156 ए की धाराओं में व्यक्ति को फंसा देना। 1899 का कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ था और उस कॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा कलकत्ता नगर निगम में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया जिसके द्वारा सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ गया। इसलिए आप देखिए 1905 तक आते आते ये इतने कारण इकट्ठे हो गए। इन कारणों में कहीं ना कहीं उदारवादी अपनी उस अनुनय विनय की नीति के माध्यम से फिट नहीं हो रहे थे। उग्रवादी राष्ट्रवादी एक मंच की तलाश में थे और उस मंच पर उन्हें एक बहुत बड़ा कारण मिला। इतने कारण और उन कारणों में लॉर्ड कर्जन एक गलती करता है, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन उसने राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए किया था, लेकिन बंगाल का विभाजन उल्टा पड़ गया और आपको पता होगा अंग्रेजों को बाद में बंगाल के विभाजन को कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवाद को और अधिक बढ़ा दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों के उद्भव के कारण क्या थे, उसको आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पहला पॉइंट जो यहां से आएगा वो होगा कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों को उग्रवादी क्यों कहा जाता है? वाई दे नॉन एज एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट क्यों कहा जाता है? अगर इस बिंदु को हम ट्रेस करें तो यहां से आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इनको 3 कारणों से एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट कहा जाता है, उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है। वो 3 कारण कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट होगा, इन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी कहते हैं सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर। जैसे उनका पढ़ा था वैसे इनका होगा। पहला आधार जो इनको उग्रवादी राष्ट्रवादी मानता है वो मानता है इनके सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इनको कहते हैं इनकी उग्र मांगों के कारण। नंबर 2, इनकी उग्र मांगों के कारण भी इन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है। यह दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट होगा इनकी कार्य पद्धति अर्थात साधनों के आधार पर। जो तीसरा पॉइंट है वो बेसिकली होगा इनकी कार्य पद्धति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग सिस्टम। ये 3 पॉइंटों के आधार पर ध्यान रखना, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट कहा जाता है, उग्रवादी राष्ट्रवादी इनको कहा जाता है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे। पहला सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर, दूसरा उग्र मांगों के कारण, और तीसरा कार्य पद्धति के आधार पर इन्हें भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले आप देखोगे यहां पर जो पहला पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा नंबर 1। आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने ब्रिटिश शासन को, जैसे उन्होंने ब्रिटिश शासन में विश्वास जताया था, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन बताकर उसमें अविश्वास जताया। जबकि आपको पता होगा मैंने उदारवादियों में आपको कहा था कि वो उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियतम विश्वास था और इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन जो है वो एक विदेशी शासन है और एक विदेशी शासन कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता, इसलिए हमें इनकी न्यायप्रियता में विश्वास नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, ध्यान रखना, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही किसी राष्ट्र की सांसें हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता ही
राजनीतिक स्वतंत्रता ही किसी राष्ट्र की सांसें हैं। आपसे केवल ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की सांसें हैं, तो उत्तर होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी। और यहीं से एक नारा निकलेगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने स्वराज में अपना विश्वास व्यक्त किया था। इन्होंने स्वराज में विश्वास व्यक्त किया था। तो ये 3 पॉइंट है जो ये सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर इनको उदारवादियों से अलग करते हैं। अब आप कहोगे सर इनकी मांगे क्या थी? इनकी पहली मांग है कि स्वदेशी पर बल दिया जाए, मतलब स्वदेशी कल कारखानों की स्थापना की जाए, स्वदेशी शिक्षा की स्थापना की जाए। स्वराज की मांग की ये मांग करेंगे, स्वराज की मांग, स्वदेशी पर बल दिया जाए, स्वराज की मांग करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जाए, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। ये पॉइंट्स आप देखोगे तो इनकी मांगे उनकी तुलना में काफी उग्र है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी कहेंगे। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए कार्य पद्धति क्या है, तो ये बेसिकली संघर्ष का जुझारू रूप लेके आएंगे। ये कोई एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि संघर्ष का एक स्ट्रगल फॉर्म आपको दिखाई देगा। और जैसे ये अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ताकि डिमांड्स को बहुत बेहतर तरीके से रखा जा सके, अंग्रेजों को परेशान कर सके। लेकिन ध्यान रखना, ये कहीं पर भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, इनका एक बड़ा हथियार जो फेमस हुआ वो था ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना। ये बहिष्कार जो है ये इनकी कार्यपद्धति के अंदर शामिल है, बहिष्कार करना। और एक ध्यान रखना, ये कार्यपद्धति के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को जन्म देंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं को जन्म देना, ये पॉइंट भी आप यहां पर इसको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करोगे। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों को उग्रवादी क्यों कहते हैं, तो आप इस बोर्ड के आधार पर कह सकते हो। और चूंकि आपको इसके तीनों व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छे से याद करने हैं, तो ये व्यक्तित्व चल रहा है, आप मान के चलिए हम इसके माध्यम से उन 3 पर्सनैलिटीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं ये सब लाल बाल पाल के हैं। तो ये पॉइंट भी यहां पर आएगा। अब वो कौन सी घटना थी जिस घटना ने उग्रवादी राष्ट्रवादियों को भारत की राजनीति में स्थापित कर दिया? तो मैंने कारण तो बहुत सारे आपको बताए हैं, लेकिन उन कारणों में एक कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था बंगाल विभाजन। तो थोड़ा सा हम बंगाल को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बंगाल विभाजन क्या था। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी और यहां लिखा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, और ये घटना जो है बेसिकली 1905 की है, लेकिन इसकी पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा यहां पर बंगाल का परिचय। सबसे पहले हम परिचय करते हैं बंगाल का। आप लोग ध्यान रखना कि बंगाल जो था, बंगाल ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था। ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत बड़ा लिख करके हमें क्या बताना चाहते हो? बहुत बड़ा प्रांत था, इसका अर्थ यहां पर 2 मीनिंग है कि बहुत बड़े प्रांत का मतलब क्या होगा। नंबर 1, ये जो प्रांत था ये बेसिकली क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा था और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा प्रांत था। मतलब यहां अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में आप लोग ध्यान रखना, क्षेत्रफल में यहां पर शामिल था आज का पश्चिम बंगाल,
आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ध्यान रखना इतना बड़ा क्षेत्र जो था ये बेसिकली बंगाल का, जिस बंगाल की हम बात करें उस बंगाल में आज का इतना बड़ा पार्ट शामिल था, जिसमें आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम के कुछ भाग इसमें थे। साथ ही साथ ये जो बंगाल था, इस बंगाल की जनसंख्या 7,85,00,000 के आसपास थी। 7,85,00,000 के आसपास इस बंगाल की जनसंख्या थी। निश्चित रूप से हम ये स्वीकार करते हैं कि बंगाल एक बड़ा प्रोविंस था, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से ले लें और जनसंख्या के हिसाब से ले लें। तो उस समय भारत में जो वाइसरॉय था, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन का औपचारिक कारण क्या था, और यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, औपचारिक कारण का मतलब होगा कि जो कारण ऑफिशियली बताया गया था, या मैं ऐसे कह दूं कि लॉर्ड कर्जन ने इसका कारण क्या बताया था। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा, लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है, बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को, एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलतापूर्वक नहीं चला सकती, कुशलतापूर्वक नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। मतलब लॉर्ड कर्जन क्या कहता है कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके शासन को नहीं चला सकती, इसलिए विभाजन जरूरी है। और कहते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन क्या करता है, दिसंबर 2003 के अंदर ही, दिसंबर 2003 में ही बंगाल विभाजन का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। बंगाल विभाजन का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, और जैसे ही राष्ट्रवादियों को यह पता लगता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो एक ड्राफ्ट लेके आ रही है जिसके द्वारा बंगाल का विभाजन करेगी। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा, दिसंबर 2003 से ही जब लोगों को इस बात का पता चलता है कि ब्रिटिश शासन जो है वो इस प्रकार से करेगा, तो ध्यान रखना, जैसे ड्राफ्ट की पता लगता है, बंगाल की स्थानीय जनता जनसभाओं के माध्यम से इकट्ठा होती है, और जगह जगह जनसभाएं होती। कहते हैं कि लगभग 500 के आसपास जनसभाएं होती बंगाल में जगह जगह पर। यह बात तब की है जब अभी तक बंगाल विभाजन की घोषणा भी नहीं की गई है। उस घोषणा से पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है, उस ड्राफ्ट का पता लग जाता है कि बंगाल का विभाजन होने जा रहा है। कहते हैं कि बंगाल में 500 से अधिक सभाएं हुई, 50,000 पंपलेट्स बांटे गए कि अंग्रेज इस प्रकार से विभाजन करने के लिए जा रहे हैं, और विभाजन के खतरे के बारे में लोगों को बताया गया। अब आप कहोगे सर कि जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन, उसके बारे में हमें कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट से बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला, बंगाल विभाजन का प्रारूप कब तैयार कर लिया गया था? तो उत्तर होगा दिसंबर 2003 के अंदर ही। पहला पॉइंट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? इसका डिक्लेरेशन कब हुआ था? तो डिक्लेरेशन बेसिकली होता है जुलाई 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। बंगाल विभाजन लागू कब होता है? तो लागू वाला पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? तो इसका लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया गया। ये 3 डेट जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि प्रारूप तैयार हो गया था दिसंबर 2003 के अंदर ही, उसको लागू किया गया है
16 अक्टूबर 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया जाता है। अब आपको कि सर ये लोग विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध इसलिए कर रहे थे कि आप देखिए, सपोज कीजिए कि ये वो बंगाल था, ये हमारा प्यारा भारत उस जमाने का, और ये मैंने यहां पर ये बंगाल का लिया, तो ये पार्ट आप मान के चलिए ये उस जमाने का बंगाल था। और इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया कि ये पार्ट हो गया पश्चिम बंगाल और ये पार्ट हो गया पूर्वी बंगाल। ये दो पार्ट बंगाल के हुए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। अब जो पश्चिम बंगाल था, इसमें एक्चुअल में यहां पर विभाजन ऐसे किया गया कि इस साइड हिंदू बहुसंख्यक हो गए। और ध्यान रखना, जब इधर हिंदू बहुसंख्यक थे तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जबकि आप ईस्टर्न बंगाल, जो पूर्वी बंगाल जहां आज बांग्लादेश है, मैं तो यह भी कह सकता हूं कि 1905 के बंगाल विभाजन के अंदर ही भारत का विभाजन छुपा हुआ था, क्योंकि पहली बार हिंदू मुस्लिम आधार पर अगर उन्होंने कोई काम किया था तो ये बेसिकली बंगाल का विभाजन था। तो पूर्वी बंगाल था, उसका विभाजन इस प्रकार से किया गया कि इस साइड में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। और पहले से यह बात फैल गई कि किस प्रकार अंग्रेज जो है वो विभाजन करना चाह रहे हैं। देखो यहां पर 5 करोड़ 40 लाख टोटल जनसंख्या थी पश्चिम बंगाल की, और इसमें से हिंदू जनसंख्या थी 4 करोड़ 20 लाख। ये जनसंख्या हिंदू जनसंख्या, और बाकी जो बच गई वो बेसिकली आपके मुसलमान हो गए। इस साइड में आप देखोगे 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी, 3 करोड़ 10 लाख, उसमें 1 करोड़ 80 लाख के आसपास मुसलमान थे। उस संख्या पे नहीं जाना है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने इस प्रकार से विभाजन किया कि जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुसंख्यक बन गया और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक बन गया। यहां पर फूट डालो और राज करो की नीति काम कर रही थी। तो फिर एक क्वेश्चन आपका फिर बनेगा, और वो बनेगा कि बंगाल विभाजन का एक तो मैंने आपको बता दिया औपचारिक कारण। औपचारिक कारण वो था जो लॉर्ड कर्जन ने बताया था, जो प्रशासकीय कारण था कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को नहीं चला सकती। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 में क्यों किया? उसके पीछे आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। नंबर 1 जो है, पहला कारण जो है, सबसे पहले 3 कारण आपको दिखाई देने चाहिए। 1, फिर नंबर 2, और फिर तीसरा पॉइंट आएगा 3 नंबर पर। अब जो 3 कारण है उसको हम देखें। नंबर 1, पहला कारण होगा बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो उत्तर होगा बंगाल ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था, अतः राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, मतलब पहला टारगेट जो है वो बेसिकली उनका था कि पनपता बढ़ता राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अतः राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और चूंकि मैंने कहा कि उस समय अगर आप देखोगे भारत को, तो भारत में कौन सा प्रांत सबसे पहले अंग्रेजों का शिकार हुआ? तो बंगाल।
बंगाल का सबसे अधिक शोषण हुआ तो राजनीतिक चेतना सबसे पहले ज्यादा कहां होगी? बंगाल के अंदर। और राष्ट्रवाद सबसे पहले कहां पर आएगा? तो बंगाल में। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले कहां पर आया? तो बंगाल में। इसलिए ध्यान रखना, बंगाल राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था और इस पनपते बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना जरूरी था। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। दूसरा पॉइंट आप लोग समझना, सेकंड पॉइंट जो होगा वो आपका होगा राष्ट्रवाद के लिए हिंदू मुस्लिम एकता उत्तरदायी थी। राष्ट्रवाद के लिए हिंदू मुस्लिम एकता उत्तरदायी थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, अगर राष्ट्रवाद को कुचलना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना है तो एक ही सिद्धांत अपनाओ, फूट डालो और राज करो। लॉर्ड कर्जन ने इसी को अपनाया था दोस्तों। और ध्यान रखना, यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया और विभाजन इस प्रकार से किया कि एक साइड में हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक और दूसरी साइड में मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक रह गए। फिर आप देखिए, जो बंगाल था, इस बंगाल के कोर में बंगाली थे और भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था उस राष्ट्रवाद के लिए बंगाली भाषी लोग उत्तरदायी थे। तो ध्यान रखना, तीसरा कारण था बंगाली भाषी लोगों को दो भागों में बांटना, क्योंकि बंगाल में जो राष्ट्रवाद था उसके लिए बंगाली लोग उत्तरदायी थे। बंगाली भाषी लोगों को दो भागों में बांटना मतलब बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया गया कि आधे बंगाली पश्चिम बंगाल में, आधे बंगाली पूर्वी बंगाल में। इसलिए विभाजन में तीन विभाजन छिपे हुए थे। नंबर 1 राष्ट्रवाद का विभाजन करना, नंबर 2 हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन करना, नंबर 3 बंगाली भाषी लोगों का विभाजन करना। और अंग्रेज कहीं ना कहीं, मतलब आंशिक रूप से अंग्रेज सफल भी रहे, लेकिन इस घटना ने उस समय राष्ट्रवाद को तेज गति से बढ़ा दिया था। तो ये बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब मैंने क्या कहा दोस्तों कि दिसंबर 1903 के अंदर ही जब लोगों को इस बात का पता लग चुका था कि लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल के विभाजन की तैयारी कर रहा है और विभाजन की तैयारी इस प्रकार से करना चाह रहा है कि बंगाली भाषी लोगों को दो भागों में बांट सके, इसलिए बंगाल के लोगों ने उसी समय 500 जनसभाएं की, 40 से 50,000 पंपलेट्स बंटाए कि इनका मूल उद्देश्य क्या है। और वहीं से जो आंदोलन शुरू हुआ उसको हम कहते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन। लेकिन जो आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग विरोधी आंदोलन, इसका कोई ब्रिटिश शासन पर विशेष फर्क नहीं पड़ा। और इसी समय उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है वो बेसिकली एक नए साधनों के साथ, नए साध्य के साथ वो राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी बंगाल विभाजन के अंदर कि बंगाल का विभाजन हम इस प्रकार से इसका विरोध करेंगे कि बंगाल का विभाजन रद्द हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन पूरे भारत में इससे राष्ट्रवाद फैलना चाहिए। यहीं से एक मूवमेंट आता है जिसको हम इतिहास में कहते हैं स्वदेशी ऑब्लिक बहिष्कार आंदोलन। यहीं से एक आंदोलन आता है जिसको हम कहते हैं स्वदेशी ऑब्लिक बहिष्कार आंदोलन। ये आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, स्वदेशी ऑब्लिक बहिष्कार आंदोलन क्या था। और ध्यान रखना ये मूवमेंट कब शुरू होगा, तो ये बेसिकली अगस्त 1905 के अंदर, अगस्त 1905 में मूवमेंट शुरू होगा। और आपको सर कैसे हुआ कि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए, मैं यहां पर की पॉइंट्स लिखूंगा। सबसे पहले एक की पॉइंट आ गया बंगाल विभाजन,
और फिर मैं उन सब पॉइंट्स को जोड़ दूंगा। आप लोग एक साथ ध्यान रखना, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के साथ जुड़ी हुई है बंग भंग विरोधी आंदोलन, जो बंगाल की स्थानीय जनता द्वारा शुरू किया गया था, बंग भंग विरोधी आंदोलन। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एक की पॉइंट आएगा उग्रवादी राष्ट्रवादी, तो यहां मैंने लिख दिया ये उग्रवादी राष्ट्रवादी। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इनके 4 कार्यक्रम क्या थे। 4 कार्यक्रम जो है वो बेसिकली है 4 कार्यक्रम, वो 4 कार्यक्रम जो है उसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वो 4 कार्यक्रम है स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, अब इन चारों पॉइंट को आप जोड़ दीजिए तो आंदोलन सामने आ जाएगा। कैसे? 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात, या मैं सीधा कह दूं कि बंगाल विभाजन से बंगाल में जो स्थानीय जनता के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ उसे बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं। परंतु इस आंदोलन का ब्रिटिश शासन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अतः जब कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता उग्रवादी राष्ट्रवादी लाल बाल पाल अपने 4 कार्यक्रमों स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के साथ जुड़ गए तो इसी आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन हो गया। इसी का नाम स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन इसी का नाम हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से रखना है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हो। फिर आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही विभाजन हुआ और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है, तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर को भारत के इतिहास में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन था, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ, इसे इतिहास में राष्ट्रवादियों ने शोक दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया था। और इसके खिलाफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जनसभाएं की, 50,000 लोग उस भीड़ में आए थे। इसलिए आप देख सकते हो कि उस समय के बंगाल के अंदर बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़े और आपसे एग्जाम में यह पॉइंट पूछ ले कि अर्थ क्या है किसका? स्वदेशी का। और अर्थ क्या है बहिष्कार का? मतलब जिस स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, उस स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, स्वदेशी और बहिष्कार दोनों ही व्यापक अर्थ इनका था। जैसे राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, तो राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का अर्थ था स्वराज की स्थापना करना। इसका अर्थ था स्वराज की स्थापना। और आपको पता है कि स्वराज की स्थापना तभी होगी जब पहले हम विदेशी शासन का बहिष्कार करेंगे। विदेशी शासन का बहिष्कार करेंगे, विदेशी शासन का बहिष्कार। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि विदेशी शासन का बहिष्कार तभी तो होगा जब पहले आपके पास में स्वदेशी शासन का एक प्रारूप आपके होगा। इसलिए ध्यान रखना, स्वदेशी और बहिष्कार 2 व्यापक अवधारणाएं हैं। कैसे? कि स्वदेशी का राजनीतिक अर्थ था स्वराज की स्थापना करना, स्वदेशी का आर्थिक अर्थ था, स्वदेशी का आर्थिक अर्थ था स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना करना, स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना करना, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम की स्थापना करना। यह तभी होगा जब हम विदेशी उद्योग धंधों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी उद्योग धंधों का बहिष्कार करेंगे।
और आप लोग ध्यान रखना स्वदेशी का सांस्कृतिक अर्थ क्या था, तो आप लोग ध्यान रखना स्वदेशी का सांस्कृतिक अर्थ था स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति पर बल देना, मतलब खुद की संस्कृति होनी चाहिए। और यह तभी था जब हम पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का बहिष्कार करेंगे, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का बहिष्कार करेंगे, तभी यह चीज यहां पर संभव हो पाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार दो व्यापक संकल्पनाएं हैं। व्यापक संकल्पना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, ये व्यापक है। तो यहां पर इन अर्थों को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। अब उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, और एक आपका यह बिंदु भी आ सकता है जो अभी तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वो प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के पॉइंट से पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन और जब बहिष्कार आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, उसको आप बताइए। तो पहले मैं आपको कुछ प्रमुख घटनाएं बताना चाहूंगा। देखिए आप क्या, हां, यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, स्वदेशी और बहिष्कार दो व्यापक संकल्पनाएं थी। बिना स्वदेशी के बहिष्कार संभव नहीं था और बिना बहिष्कार के स्वदेशी संभव नहीं था। अतः स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन एक ही आंदोलन के दो रूप है जो एक दूसरे के पूरक है। दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना स्वदेशी के बहिष्कार संभव नहीं था और बिना बहिष्कार के स्वदेशी संभव नहीं था। इसलिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू है यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये था दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था 1905 के अंदर, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था 1905 के दौरान, तो पहला पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय कौन सा वो गीत लिखा था जो उनका गीत जो है बंगाल की गली गली में फेमस हो गया था। तब आपका उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला, यह गीत बहुत फेमस हुआ था और आगे चलकर बांग्लादेश इसे किस रूप में स्वीकार करता है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नंबर एक। नंबर दो, इसी समय वो कौन सा कलाकार था जिसने भारतीय चित्रकला को स्वदेशी रूप में प्रोत्साहित किया? तो यहां पर नाम आएगा नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस को आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तीसरा, वह कौन सा प्रसिद्ध सम्मेलन था जिसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की? तो वो होगा 1906 का बारिसाल आंदोलन। 1906 का बारिसाल आंदोलन। और ध्यान रखना, इस बारिसाल आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, इसको सबसे बेहतरीन जो वक्ता मिले थे वो थे अब्दुल रसूल ने इसको संबोधित किया और इसके माध्यम से उन्होंने लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा यहां पर की थी। साथ ही साथ दोस्तों एक समिति बनी थी, इसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति और ये 160 शाखाएं इसकी स्थापित की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन को बंगाल स्वदेशी बांधव समिति, ये नाम अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से अहम रोल अदा करता है। स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में, यह था अश्विनी कुमार
दत्त की नेतृत्व में, और दोस्तों ध्यान रखना इसने पूरे बंगाल में 159 शाखाएं स्थापित की, जिसके माध्यम से अपनी पूरी बात को ये वहां पर रखते हैं। आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एग्जैक्टली 159 शाखाएं पूरे बंगाल में, 159 शाखाएं इनकी पूरे बंगाल में एस्टैब्लिश होती है, जो राष्ट्रवाद को फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ यहां पर एक व्यक्ति के रोल को मत भूल जाना, और वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन के दौरान भारत के किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा की थी, तो ध्यान रखना लाला लाजपत राय ने 2 क्षेत्रों में अहम भूमिका अदा की है। वो था पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। वहां पर लाला लाजपत राय ने इस राष्ट्रवाद को फैलाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ नाम आएगा विपिन चंद्र पाल का। विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष का, इन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान, आप लोग ध्यान रखना, बंगाल में राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्र का एक समाचार पत्र चलता है, जो भारत में उस समय बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जिसका नाम था संजीवनी। संजीवनी नामक समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद को फैलाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और आप जानना, सुब्रमण्यम भारती एक नाम आता है। सुब्रमण्यम भारती ने उस समय मद्रास क्षेत्र में इसको फैलाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखे हैं, ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ताकि आप, चूंकि आपके पूरे सिलेबस में एकमात्र उग्रवादी राष्ट्रवादियों के 3 व्यक्तित्व को पूछा गया है, इसलिए मेरा मानना है कि इस फेज को आप बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना, ताकि आप बहुत अच्छा वहां पर कर सके। अब इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम, जो कई बार एग्जाम में आया भी है, और वो बड़ी घटना है। और वो क्या है? वो घटना है कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन। कांग्रेस एवं बंगाल विभाजन, इस घटना को देखते हैं। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, लगभग कांग्रेस के सभी समूह, उदारवादी, उग्रवादी, सभी ने बंगाल का विभाजन का विरोध किया था। लेकिन विभाजन की रणनीति को लेकर उदारवादियों और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में मतभेद था। उदारवादी कहते थे कि आप अगर बहिष्कार करना चाहते हैं तो केवल विदेशी वस्त्रों का कीजिए। उग्रवादियों ने कहा नहीं, अब वक्त केवल विदेशी वस्त्रों का नहीं है, अब हर चीज का जो अंग्रेजों के साथ जुड़ी हुई है उसका बहिष्कार किया जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों, उदारवादियों ने कहा कि बंगाल के विभाजन को केवल बंगाल तक सीमित रखिए। लेकिन उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने कहा कि बंगाल के विभाजन को बंगाल के बाहर ब्रिटिश भारत में प्रसारित किया जाएगा, ताकि इससे आधार बनाकर पूरे भारत में राष्ट्रवाद को फैलाया जा सके। तो यह रणनीति को अंतर है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि बंगाल का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा में जो सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद जो पहले से चला आ रहा था, उसकी खाई को इसने और अधिक चौड़ा कर दिया। और उग्रवादी राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद का मौका जो है किसी उग्रवादी राष्ट्रवादी को मिल जाए। और उसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो था बाल गंगाधर तिलक का। अब देखिए आप, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ। दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, और पूरी तैयारी में थे उग्रवादी राष्ट्रवादी कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष इस बार बनेंगे, अपने किसी व्यक्तित्व को बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, एंड टाइम पर इसका अध्यक्ष जो है
वो गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया जाता है। और जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में बहुत सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। और जब इनका नाम आया, और आपको पता होगा ये तो बड़े उदारवादी हैं, उदारवादियों में इनका नाम आता है, इन्होंने क्या किया कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर दिया। तो कुल मिला के यहां पर उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है थोड़े से शांत पड़ गए कि ठीक है, हम अध्यक्ष तो नहीं बन पाए लेकिन हमारे आंदोलन का सपोर्ट तो इन्होंने कर दिया है। तो इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सपोर्ट कर दिया। परंतु यहां पर रणनीति को लेकर मतभेद थे कि जहां एक और उदारवादी समूह जो है इसे कांग्रेस बंगाल तक सीमित रखना चाहता था, वहीं उग्रवादी राष्ट्रवादी से पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। अब जैसे तैसे करके स्वदेशी आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था। और दिसंबर 1906 के अंदर, दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और आपको बता दूं कि इस अधिवेशन के अंदर उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है वो अपना अध्यक्ष जो है वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे कि तिलक को बंगाल में सेट किया जाए और उनको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन हुआ ये कि उदारवादी किसी भी हालत में मौका नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि उन्होंने एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को लाके बिठा दिया जिसका विरोध करना मुश्किल था। और यहां पर नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। और दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्तित्व यहां बैठा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर, तो फिर एक बार उग्रवादी राष्ट्रवादी दिल को ऐसे मुट्ठी में लेकर बैठ गए कि यार छोड़ो यार, इस बार नंबर आ जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि दिसंबर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, उसमें दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो बेसिकली स्वराज की प्राप्ति करना है। मतलब यहां पर एक पॉइंट आएगा और वो होगा कि कांग्रेस का टारगेट जो है वो स्वराज है, स्वराज का लक्ष्य उनका है। यहां पर आप बिंदु ध्यान रखना कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने स्वराज की घोषणा की। 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन यह ध्यान रखना, यह घोषणा की नहीं गई बल्कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों के प्रेशर में करवाई गई थी। इतना प्रेशर था कि दादा भाई नौरोजी जो उदारवादी थे वो खुद घोषणा कर रहे हैं कांग्रेस का लक्ष्य जो है स्वराज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो एक पॉइंट आपके पास में आएगा 1907। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये बेसिकली सूरत में हुआ। और क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था ये बॉम्बे प्रोविंस, तो बाल गंगाधर तिलक तो बन नहीं सकते क्योंकि उस क्षेत्र के ये नियम था कांग्रेस के अंदर कि अगर अधिवेशन बंगाल में हो रहा है तो किसी बॉम्बे वाले को बनाओ या पंजाब वाले को बनाओ या मद्रास वाले को बनाओ, और बॉम्बे में हो रहा था किसी और क्षेत्र के बनाओ। तो यहां पर उग्रवादी राष्ट्रवादी पूरी तैयारी में थे कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने फिर चाल चली, उनकी चालें विफल हो गई और उदारवादियों ने धमाक से एक व्यक्ति को लाके बिठा दिया जिनको हम कहते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और ये बेसिकली उदारवादी थे। अब 3 साल तक लगातार वेट किया और तीसरे साल भी जब उग्रवादी राष्ट्रवादियों का नंबर नहीं आया दोस्तों, तो कहते हैं कि किसी ने पीछे से चप्पल फेंक दी। वो फिरोज शाह मेहता को लगती है और धमाल मच गया। और यहीं पर यह घटनाक्रम इतना बेकार हो जाता है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से उग्रवादी राष्ट्रवादियों को कांग्रेस के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसी को इतिहास में कांग्रेस का सूरत विभाजन कहते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन इसी घटनाक्रम को कहा जाता है। और आप लोग ध्यान रखना, इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं एक प्रकार की कमजोरी ला दी, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन होने से और उग्रवादी राष्ट्रवादियों को बाहर का रास्ता दिखाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती है। और ये पूरा पार्ट मैंने जो बताया ये बेसिकली उग्रवादी राष्ट्रवादियों के साथ में था। और तीनों व्यक्तित्व आपके दिए हैं जिसको मैं अलग से कराने का प्रयास करूंगा।
आज कलाम के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ और पूरे विश्वास के साथ। कलाम की टीम पूरी रिसर्च कर रही है कि हमारे बच्चों तक जो मैटर पहुंचे वो शानदार होना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।